हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले, तुक्का ट्रिक्स देखने वाले जेईई मेंस 2025 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यार, जेईई मेन के एग्जाम में अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने तो आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। कभी भी कोई ऐसा जेईई मेन का एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें कोई बच्चा कहे कि मैंने क्वेश्चंस को छोड़ के अपने नंबर बढ़ा लिए। ठीक है, अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो, 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी 97, 98, 99 परसेंटाइल आए, 170, 180, 190 मार्क्स आए। वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, मान लो मैच चल रहा है, T20 का मैच चल रहा है, वहां पर आप बॉल छोड़ करके तो रन नहीं बना सकते ना। बॉल छोड़ने से सिर्फ ये होता है कि आपकी विकेट बची रहती है, लेट से, ठीक है। आपने अगर बाहर के बॉल सारे छोड़ते रहे तो आपकी विकेट बची रहेगी, लेकिन मैच तो आप हार जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको रन बनाना है तो आपको बल्ला चलाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर जेईई मेन के एग्जाम में आपको अगर मार्क्स बटोरने हैं, ठीक है, आप छोड़ दोगे क्वेश्चन तो आप वैसे ही हार गए। अगर आपको मार्क्स बटोरने हैं तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बेसिक सा लॉ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है समझ में नहीं आता। ठीक है, अब जो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो ये तो करना पड़ेगा। उसको आप कैसे अटेम्प्ट करो कि आपके मार्क्स जो वो बढ़े, घटे ना, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग होती है। भैया एज लगने के चांस है, एज लग के स्लिप में कैच हो सकता है ना। तो हमको ऐसे खेलना पड़ेगा कि भैया कैच आउट भी ना हो, विकेट भी बचा रहे, या विकेट गिरे भी तो इतने ज्यादा ना गिरे, ठीक है, कि हम ऑल आउट हो जाए और हमारे रन भी बन जाए, हमारा टारगेट भी जो है चेज हो जाए। तो रिस्क मैनेज करते हुए आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का लगाना पड़ता है। जिस चीज का मैं मास्टर हूं, इस चैनल के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने को मिलेगा। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। जेईई मेन के अंदर में कम टाइम में अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और रेगुलरली वीडियोस को देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बचे हुए क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा पाओगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मेरे पास में 10 क्वेश्चंस हैं जेईई मेन 2024 के 5 अप्रैल शिफ्ट 2 के मेरे पास में क्वेश्चंस हैं। हम देखेंगे एक करके क्वेश्चंस। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में से, और बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हमारा इंटेलिजेंट गेसिंग और जुगाड़ ट्रिक्स जो है वो सारी चीजें लगती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2025 के लिए। इसके अंदर में बहुत भारी मात्रा में जो एडमिशंस चालू है। कम टाइम में बच्चे इस बैच से 60 to 80 मार्क्स बूस्ट कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होता है ये, मतलब कि कम टाइम के अंदर में ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सारे ट्रिक्स यहाँ पर सीखोगे। किसी भी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। जितने ट्रिक्स है A to Z, सारे के सारे ट्रिक्स जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लग रहे हैं वो आप देखोगे। इसके अंदर में पिछले साल के सारे शिफ्ट्स आप कवर करोगे। एप्लीकेशन देखोगे आप ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स का, फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना पड़ता है। मैं आपको ऑन स्पॉट दिखाता हूं कैसे कैसे आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। ठीक है, कि मैं कैसे सोचता हूं, जब पहली बार मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मेरा माइंडसेट कैसा होता है, एटीट्यूड कैसा होता है, वो एटीट्यूड आपके अंदर जाएगा, वो माइंडसेट आपका डेवलप होगा, वो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स आप सीखोगे कि कैसे कैसे कब कौन सा ऑप्शन में तुक्का लगाता हूं। हर एक चीज, रूल्स, रेगुलेशंस, सब चीज जो मैंने मास्टरी करी हुई है, कि मैं खुद NIT Trichy पहुंचा था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को लगा के अपने 2017 के एग्जाम में, और उसके बाद में इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है जेईई मेन के एग्जाम को स्टडी करने का और इतने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू उनके नंबर बढ़ाने के लिए हेल्प करने का, वो सारी चीजें आप इस कोर्स के अंदर में देखोगे। ठीक है, सो कम टाइम में अगर आपका स्कोर 80, 90, 100, 60, 50, 120, 130 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है, आपको अगर 98, 99 परसेंटाइल जाना है इस बैच के अंदर में, आपको डेफिनेटली अभी एनरोल करना चाहिए। कम टाइम के अंदर में आपका जो स्कोर बूस्ट होगा, और बैच आपको जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में यहाँ पे फायदा करेगा। तो अगर आप अभी एनरोल कर लोगे आपको डबल बेनिफिट है, क्योंकि आपका जनवरी अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन जो है वो कम है। आप अभी यहाँ पर NITs को सिक्योर कर सकते हो। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर में। और जब जनवरी अटेम्प्ट हो जाएगा तो उस जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनके भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखेंगे बैच के अंदर में अप्रैल अटेम्प्ट के पहले। तो आपको ये दोनों जगह से फायदा होने वाला है। जनवरी अटेम्प्ट में भी फायदा होगा, आप सारी चीजें सीख लोगे, अप्लाई कर लोगे, अपने नंबर बूस्ट कर लोगे, और फिर जनवरी अटेम्प्ट के पेपर के भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इस बैच के अंदर में मिलेंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बैच में एनरोलमेंट कर लो जरूर से अभी, क्योंकि कम टाइम के अंदर में अगर मार्क्स बूस्ट करना है तो इससे बेटर चीज आपके पास में ऑल्टरनेटिव आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। राइट, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारी टीम को आप उससे रीच आउट कर सकते हो। क्वेरी हो तो रिजॉल्व कर लो, पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है टीम से पूछ लो, वो आपको ऑल्टरनेट मेथड्स बता देंगे। उसके बाद में बैच के अंदर में एनरोलमेंट पूरा कर लो। राइट, अब यहां पर हम समझते हैं यार जो क्वेश्चंस है मेरे पास में, ठीक है, उसको हम देखेंगे यहां पर। जेईई मेंस 2025, जेईई मेंस, ठीक है, जेईई मेंस। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे, जैसे इस वीडियो का टाइटल भी जेईई मेंस है, ठीक है, थंबनेल में आप देखोगे जेईई मेंस है, ठीक है, तो आप लोगों को लगता होगा अरे कैसे टीचर लोग हैं, इनको मेंस और मेन के बीच के डिफरेंस नहीं पता।
एक्चुअली आप जो सर्च करते हो ना वो आप गलत सर्च कर रहे होते हो, आप मेंस सर्च कर रहे हो, तो इसलिए हमें भी टाइटल में मेंस और थंबनेल में मेंस लगाना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो जेई मेन होता है, ठीक है। तो जेई मेंस 2025 आप लोग सही सर्च करो तो हम भी फिर मेन डालेंगे। जेई मेंस 2025 ट्रिक्स हम लोग यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। उसी तरीके से आप देखोगे जब जेई एडवांस्ड होता है तो वो एडवांस्ड का डी जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं लगाते, क्योंकि आप सर्च ही करते हो एडवांस, डी नहीं लगाते हो आप लास्ट में। एनीवेज यार मजाक की बात है। जेई मेंस 2025 ट्रिक्स, ठीक है, देखते हैं यार हम लोग इसको यहां पर एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर जो ट्रिक्स है ये साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स है, साइंटिफिक एंड लॉजिकल तुक्का आपको देखने को यहां पर मिलेगा, साइंटिफिक एंड लॉजिकल तुक्का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक करके आप क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर, आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास में 4 to the power 1 plus x plus 4 to the power 1 minus x कॉमा k by 2 दिया हुआ है, 16 to the power x दिया हुआ है, प्लस 16 to the power minus x दिया हुआ है, और 3 consecutive terms of an AP इस तरीके से आपको दिया हुआ है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दी हुई है। कह रहा है कि भैया ये अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो किसी एपी का तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम लीस्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगा। तो भाई आप यहां पर क्या कर सकते हो, सिंपल सा चीज, पहले तो इसको लिखो 4 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स कॉमा के बाई 2, 16 टू द पावर एक्स प्लस 16 टू द पावर माइनस एक्स, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो है 10 16 4 8, 10 16 4 8 जो ऑप्शन है आपके पास में वो हमारे पास में है 10 16 4 8, 10 16 4 और 8। इसको अगर आप एक्चुअल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो हिट एंड ट्रायल आप यूज कर सकते हो। यहां पे हिट एंड ट्रायल कैसे यूज होगा, हिट एंड ट्रायल आपका ऐसे यूज होगा कि भैया आप एक काम करो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी हुई है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप x की अलग अलग वैल्यू लेकर के चेक कर लो, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो x इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x इक्वल्स टू 0 हो सकता है। x को अगर आप 0 लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 1, दैट विल बिकम 8 कॉमा k by 2 एंड दिस विल बिकम 16 टू द पावर 0 1 प्लस 16 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो 8 बीच में k by 2 और ये आ जाएगा 2, तो ये अगर AP बनता है, अगर ये AP बनता है तो ऑब्वियस सी बात है बीच वाला टर्म आएगा 5, अगर ये AP बनता है तो ये आएगा 8 5 एंड 2, 3 का कॉमन डिफरेंस, -3 का कॉमन डिफरेंस, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, k की वैल्यू हो जाएगी 10। आप देखो 10 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब 10 से बड़ा वैल्यू जो है 16 वो आपका आंसर नहीं होगा, राइट। इस तरीके से आप 2-4 और वैल्यू लेकर के चेक कर सकते हो, 10 आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आप क्या करो, जैसे क्या कर लो, आप लेट x इक्वल्स टू 1 ले लो, x इक्वल्स टू 1 आप लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 0, है ना, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 4 टू द पावर 0 आपका होता है 1, तो ये आएगा आपका 17 कॉमा k by 2 कॉमा यहां पर आप लोगे 16 टू द पावर 1 16 और यहां पर आ जाएगा 1 by 16, तो 16 प्लस 1 by 16, समझ रहे हो, 16 प्लस 1 by 16, तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो ये 17 है, ये k by 2 है, ये 16 पॉइंट समथिंग है, तो ये जो है ये भी 16 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। अगर ये एपी में है तो दिस माइनस दिस, तो ये इन दोनों के बीच का कहीं वैल्यू होगा, है ना। तो ये अगर 17 है, ये 16 पॉइंट समथिंग है, तो ये 16.5 के आसपास होगा, 16.6 के आसपास होगा, तो इसकी मतलब क्या है कि k की वैल्यू 32 के आसपास होगी, समझ रहे हो ना। ये 16 पॉइंट अ वेरी स्मॉल नंबर, 1 by 16 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो ये 16.1 के आसपास होगा, 16.1 से भी छोटा एक्चुअली। तो ये हमारे पास में k by 2 की वैल्यू 16.6 के आसपास आएगी, क्योंकि दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस हैज टू बी सेम, तो k की वैल्यू 32 के आसपास आएगी, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ऑप्शंस में है ही नहीं और ऊपर से बड़ा हो गया वैल्यू। इसी तरीके से आप अगर कुछ और लोगे तो आपको दिखेगा कि भैया मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपका 10 ही है। जैसे आप x को 2 ले लेते हो, x को 2 लेने से क्या होगा आपका, x को 2 लोगे तो ये आएगा आपका 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा आपका, 64 प्लस यहां पर आप लोगे x को 2 तो आएगा आपका 4 टू द पावर -1 मतलब 1/4, 64 प्लस 1/4 कॉमा k by 2 कॉमा यहां पर आएगा आपका 16 का स्क्वायर 256 प्लस ये आ जाएगा आपका 16 टू द पावर -2 मतलब 1/256। तो अब आप यहां पर देखो हमारे पास में क्या है कि भैया ये है 64 के आसपास, 64 पॉइंट समथिंग, और ये है 256 समथिंग, तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो आएगी k by 2, तो k की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी इन दिस केस, ठीक है, समझ रहे हो। ये 60 है, ये 260 है ना, ये 160 के आसपास कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली,
तो ये 320 के आसपास आएगा के वैल्यू कहीं ना कहीं, तो बहुत बड़ी हो जा रही है वैल्यू। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे ही आ रहा है, 10 पे ही आ रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप मार्क करो। 4 नंबर आपने यहां पर जो है फ्री में बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये हमारा टारगेट है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, बॉल छोड़ के कभी आपका टारगेट चेज नहीं होगा, ठीक है। अगर टेस्ट मैच चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा विकेट बचानी है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर एक T20 मैच चल रहा है, 3 घंटे का मैच है, जहां पर आपको रन्स बनाने हैं, रन्स नहीं बनाओगे तो दूसरे बच्चे चेस कर लेंगे आसानी से, या फिर आप चेस नहीं कर पाओगे, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। और ये आपके माइंड में बैठाया गया है कि नेगेटिव मार्किंग से बचो, नेगेटिव मार्किंग से बचो। अरे नेगेटिव मार्किंग से आप तब बचोगे ना जब रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कम हो, तब थोड़ी नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, समझ रहे हो। जब प्रिपरेशन ही बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो आप थोड़ी ना स्वैग दिखाओगे बॉल छोड़ छोड़ के। आप अगर 9वें 10वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हो तो आपको बल्ला तो चलाना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो। आप छोड़ नहीं सकते। आप में क्या वो स्किल है कि आप 2 बॉल छोड़ोगे और तीसरे बॉल में छक्का मार लोगे? श्योर हो? अगर वैसा है, श्योर शॉट अगर आप कर सकते हो, देन इट इज फाइन। बट अगर आपके नंबर कम है, आपको बढ़ाने की जरूरत है, तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब आपका रिस्क इस तरीके से मैनेज हो जाता है तो आपको तो फिर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस होती है। यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, और ये जो हमारे पास में है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, पिछला वीडियो जाके जरूर से देखना चैनल में, कि भैया रमैया व एक्सरे गामा रे मैंने बताया था आपको। कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर आप तो कॉन्सेप्ट भी सिखा दे रहे हो साथ में। देखो मैंने क्या बताया था आपको, सेम टाइप का क्वेश्चन और सेम टाइप का जुगाड़ यहाँ पे लग जाएगा। हमको क्या होता है, ये सीरीज याद होती है, लेकिन हमको पता नहीं होता इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है। हमारे पास में क्या है, रमैया वस्ता वैया रमैया व एक्सरे गामा रे, ये अपने को पता होता है। मैंने आपको कल याद कराया था कि भैया रमैया व एक्सरे गामा रे, रमैया वस्ता वैया रमैया व एक्सरे गामा रे। तो ये क्या है हमारे पास में, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इस तरीके से होता है। और फिर ये जो विजिबल लाइट है, ये हमारे पास में विबज्योर के जो 7 कलर है वो होते हैं हमारे पास में रेनबो के। तो अल्ट्रावायलेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आता है रेड, ठीक है। और इंफ्रारेड यहाँ, सॉरी अल्ट्रावायलेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आता है वायलेट, समझ रहे हो। यहाँ पे आता है हमारे पास में वायलेट, समझो। अल्ट्रावायलेट के पास वाला, ये अल्ट्रावायलेट है ना, तो इसके पास वाला आता है वायलेट। और ये इंफ्रारेड है ना, तो इसके पास वाला आता है रेड। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से हमारी जो है पूरी की पूरी सीरीज बनती है। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आई? मैंने आपको कल याद करा दिया था, और ये आपको याद भी रहता है वैसे भी। अगर नहीं याद रहता तो गलत बात है, आपको याद रखना है। वैसे तो आप लोगों को याद रहता है, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या याद नहीं रहता, आप लोग क्या भूल जाते हो कि ये आगे जाने पर लैम्डा बढ़ेगा या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये आप लोग भूल जाते हो कि भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा लैम्डा बढ़ेगा, ये आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। बट इतना आपको पता रहता है कि भाई सीरीज तो ये है। अब अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन में गेसवर्क कर सकते हो। कैसे समझो, आप देखो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इंफ्रारेड दिया हुआ है, इंफ्रारेड, आपको अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट, आपको एक्सरेज दिया हुआ है, और आपको गामा रेज दिया हुआ है। ये 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये सीरीज इस तरफ में लैम्डा को बढ़ाएगा, ठीक है, तो लैम्डा सबसे बड़ा गामा का होगा और सबसे छोटा इंफ्रारेड का होगा, ठीक है। और अगर उल्टा हुआ तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब या तो गामा सबसे बड़ा है और इंफ्रारेड सबसे छोटा है, या फिर गामा सबसे छोटा है और इंफ्रारेड सबसे बड़ा है। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, समझ रहे हो। या तो इधर से उधर जाने पे हमारा लैम्डा बढ़े तो उस तरफ लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, और अगर इधर से उधर जाने पे लैम्डा कम है तो इस तरफ लैम्डा सबसे बड़ा होगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो आप खाली कोने वाले चेक करो, आप खाली कोने वाले चेक करो। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है इसके आंसर होने की। आप इंफ्रारेड और गामा को चेक करो खाली, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे जो बीच वाले उनको एक बार छोड़ दो, कोने कोने वाले चेक करो। तो इंफ्रारेड जो ए है, ए की मैचिंग किसके साथ हो सकती है? ए की मैचिंग या तो सबसे छोटे के साथ होगी या सबसे बड़े के साथ होगी। ए की मैचिंग अगर सबसे छोटे के साथ हुई तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अगर ए की वैल्यू 1 के साथ मैच करती है तो डी की वैल्यू किसके साथ मैच करेगी? गामा फिर किसके साथ मैच करेगा? गामा फिर हमारे पास में 3 के साथ मैच करेगा, गामा फिर 3 के साथ मैच करेगा। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर ए 1 के साथ मैच करे, मतलब ए अगर सबसे छोटा हो जाए, ए अगर सबसे छोटा हो जाए इंफ्रारेड,
तो गामा जो है डी वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि थर्ड के साथ मैचिंग है, 1 mm से 700 nm तक का, राइट। या फिर उल्टा हो सकता है, ए जो है हमारे पास में 3 के साथ हो, डी जो है हमारे पास में 1 के साथ हो। ये दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, ये दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। अगर आप भूल गए हो कि सीरीज किस तरफ है, होता है आप लोग के साथ में, कई बार होता है, ठीक है, कि आप लोगों को ये स्पेक्ट्रम याद रहता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि भैया आगे जाने पे बढ़ेगा या कमेगा, तो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। यहां पर आप देखो A1 और D3 या फिर A3 और D1, यही दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अगर ये बड़ा हुआ तो ये छोटा होगा, ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ तो वो छोटा होगा। आप इसके अकॉर्डिंग देखो, A की मैचिंग 1 और D की मैचिंग 3, ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन A की मैचिंग 3 और D की मैचिंग 1 ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी यहां पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर यहां पर हमने बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअली नोइंग कि किसका वेवलेंथ कितना है। बस एक ट्रेंड को देख लिया हमने। इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करो। देखो जेईई मेन के एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरी नॉलेज नहीं चाहिए होती। आप इंजीनियर बन रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, जुगाड़ू बुद्धि लाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना पड़े, जरूरी नहीं है, राइट, यस और नो। एक क्वेश्चन और आप देखो यहां पर फट से, इस क्वेश्चन में आप देखो मैच द फॉलोइंग का है वापस से। अब इसमें क्या आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, मान लो आपने चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस ज्यादा आपने नहीं पढ़ा मान लो, तो भी आपको यार देखो स्ट्रेस तो पता होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो आपको पता होता है। और यहां पर दिया है ऑप्शन ए में, फर्स्ट वाले में दिया है कि यूनिट एरिया दिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स दैट रिस्टोर्स, वो हमारा स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। मतलब ए की जो मैचिंग है, ए की जो मैचिंग है वो 3 के साथ आ जाएगी। तो एटलीस्ट यू कुड एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। आपको ऑप्शन बी और डी में से तुक्का लगाना है, ए और सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए की मैचिंग 3 के साथ होगी फॉर श्योर। अब बी और डी में से अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपकी एक्यूरेसी 50% बन चुकी। आपने 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो इवन दो यू डोंट नो द अदर थिंग्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो यहां पर आपको तुक्का मारना चाहिए, गेस वर्क करना चाहिए, छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन को। भाई छोड़ने से थोड़ी होगा, प्रोबेबिलिटी आपकी है 50% की क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आप देखो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर लिया, अगर आप बढ़िया इंटेलिजेंट गेसिंग कर लो इस क्वेश्चन में तो आपका क्या पता पूरा सही हो जाए। तो यहां पर इंटेलिजेंट गेसिंग करने के लिए आप देखो कि जो हमारा बी है, देखो बी 4 के साथ बार बार मैचिंग कर रहा है, बी जो है वो 4 के साथ बार बार मैचिंग कर रहा है ऑप्शन में। देखो 2 बार आया है बी की मैचिंग 4 के साथ, और सी की मैचिंग 1 के साथ बार बार है। सी की मैचिंग आप देखो 1 के साथ बार बार है, तो जो मेजॉरिटी में आपको दिखे उसमें आप तुक्का लगाओ। ए तो फिक्स हो गया 3 के साथ होगा, ये वाला तो फिक्स हो गया। अब बी की मैचिंग 4 के साथ देखो मल्टीपल टाइम्स है, 2 बार है बी की मैचिंग 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, क्योंकि जो टीचर है, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो जानबूझ के मल्टीपल मैचिंग देता है सेम टाइप के। बी की मैचिंग 4, बी की मैचिंग 4 2 ऑप्शन में दिया है, सी की मैचिंग 1, सी की मैचिंग 1 2 ऑप्शन में दिया है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपका एक बार में आंसर ना है। और डी की मैचिंग सब में अलग अलग है, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बी और सी की जो मैचिंग है वो 4 और 1 के साथ में मल्टीपल टाइम्स हो रही है, बी की मैचिंग 4 और सी की मैचिंग 1। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है तुक्का मारने के लिए? 3 4 1 वाला, 3 4 1 वाला, 3 4 1 2 ऑप्शन बी आपका जो है वो बेटर है तुक्का मारने के लिए। और यहां पर ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपने यहां पर फिर से बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअली नोइंग द कंप्लीट थ्योरी। समझ रहे हो? ऑप्शन डी को हम तुक्का नहीं मारेंगे क्योंकि वहां पे बी की मैचिंग 1 के साथ है, जो कि एक रेयर फेनोमेना है, सिर्फ एक ही बार हो रहा है। सी की मैचिंग 2 के साथ है, वो भी एक रेयर फेनोमेना है, सिर्फ एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो बेटर है ऑप्शन बी को यहां पर तुक्का मारना। इस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को फील कर सकते हो आप तुक्का मारने के लिए। समझ रहे हो आप बात को? वीडियो में बने रहो यार, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को दिखाने हैं। आपका गेम चेंज करूंगा मैं पूरा जेईई मेन का, ठीक है। आपके अंदर का जो डर रहता है ना कि भाई जेईई मेन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितने नंबर आएंगे, ठीक है। और आप जो देख रहे हो यूट्यूब पे सब लोग लगे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये शिफ्ट टफ, वो शिफ्ट टफ, फलाना ढिमक्का, 22 तारीख टफ, 23 तारीख टफ, है ना, 29 तारीख टफ, ये टफ, वो टफ। जो आपको एंग्जाइटी है ना, वो एंग्जाइटी में आपका पूरा खत्म कर दूंगा। और देखो आपको भी पता होता है कि भाई ये सारे जो वीडियोज हैं इससे कुछ आपका लेना देना नहीं है। आपको क्या लग रहा है इससे कुछ होगा आपका इफेक्ट, है ना? कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है, इससे आपका कुछ इफेक्ट होगा क्या? आप बताओ, है ना? ये सब जो आप देखते रहते हो यूट्यूब में, आपसे आपका इससे एंग्जाइटी बढ़ेगा ही ना। इससे बेटर है आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इससे बेटर है आप कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो ये मेरा जेन्युइन सजेशन रहेगा आप लोगों को कि भाई विदाउट इवन केयरिंग, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं लिटरली ये वीडियो बनाने के थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन सा जेईई मेन का पेपर है, पिछले 7-8 सालों के कोई से भी, या पिछले 10-15 सालों के कोई से भी पेपर को लाके मेरे सामने रख दो, मैं उसमें तुक्का ट्रिक्स लगा के बहुत सारे नंबर बटोर लेता हूं। ये मेरा एटीट्यूड होता है, चाहे कोई सा भी शिफ्ट ले आओ।
आप लोगों को लगता होगा कि अरे सर आप तो बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाते हो। इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चंस ले रहा हूं सारे सेम पेपर के हैं, 5 अप्रैल शिफ्ट 2। मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, रैंडम पेपर उठाया, क्वेश्चंस उठाया, आपके सामने बना रहा हूं। और ये तो मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं अगर लगाने बैठूं तो 25-30 क्वेश्चन पे लगा दूं मैं तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एटीट्यूड ऐसा बिल्ड करो, कौन सा पेपर टफ है, कौन सा मॉडरेट है, इससे ऊपर उठ जाओ। इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आओ हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। अच्छा हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? अगर हम लेट्स से 100 पे है तो यहां से हमको जाना है, कोशिश करना है 180 प्लस जाने का। ये टारगेट रखो आप। या अगर आप 70-80 पे हो तो 150-160 प्लस जाने का टारगेट रखो एटलीस्ट। ये आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। जब आप कोर्स में आते हो तो आपको बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैं बताता हूं कि कम टाइम में पढ़ना कैसे है, मैं कैसे पढ़ता था। बहुत सारे हैक्स मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जिससे कि आप कम टाइम में पढ़ के भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हो। तो कोर्स में हमारा ना कि सिर्फ आपको तुक्का मारना सिखाया जाता है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है कि आप कम टाइम में क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो, कैसे कैसे तुक्का मार सकते हो, कैसे कैसे पढ़ सकते हो, कैसा कैसा एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हो। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है जब आप कोर्स के अंदर में आते हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके जरूर से चेकआउट करो। आपका गेम पलट देगा ये पूरा। ठीक है, जरूर से आपको इसको जो जाके एनरोल करना चाहिए। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 को मैक्सिमम हाइट बोला है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है मैक्सिमम हाइट इज 64 मीटर फॉर अ प्रोजेक्टाइल। कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी को आधा कर दिया गया, नया मैक्सिमम हाइट आप बताओ। अब देखो, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर ही सकते हो, आसान है क्वेश्चन। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बाई चांस हो ही सकता है ना, हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, जेईई मेन में आसान क्वेश्चंस आते हैं, बट जरूरी नहीं हर बच्चा कर ले। आसान से आसान क्वेश्चन भी मेजॉरिटी बच्चे गलत करके आते हैं जेईई मेन के अंदर में। तो आपको अगर इसमें तुक्का लगाना है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, पहले जो हाइट थी वो थी 64 मीटर, अभी हमने स्पीड को आधा कर लिया, तो क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर आपको मैं अगर पूछूं भाई कुछ नंबर्स बताओ जिसमें आंसर हो सकता है, आपको फट से क्लिक करेगा कि या तो 32 मीटर, या तो 16 मीटर, या तो 8 मीटर। ये कुछ ही वैल्यूज है जो आंसर हो सकता है ना। हाइट पहले 64 था, स्पीड को आधा कर दिया गया, तो क्या होगा? या तो स्पीड आधा हो जाएगा, हाइट आधा हो जाएगा, या तो आपका हाइट 1/4 हो जाएगा, या फिर आपका 1/8 हो जाएगा। इस रेंज में ही कहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली पता है कि ये 2-3 वैल्यूज ही हैं जो इस क्वेश्चन में फिट हो सकते हैं। तो इवन दो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, आप इसको एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हो और इसमें आप तुक्का मार सकते हो। जैसे एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, हम एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं और बाकी में तुक्का मारते हैं। इसको भी आप वैसा कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास में 2-3 ऑप्शन है तुक्का मारने के लिए, तो आपका रिस्क जो है वो मैनेज है। रिस्क आपका मैनेज है, आप तुक्का मार सकते हो। आपको फील आ रहा होगा कि 8 के चांसेस बहुत कम है, आपको बहुत हाई फील आ रही होगी इन दोनों में से तुक्का मारने की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्लोज हो अपने आंसर के, तो आपको यहां पर तुक्का मारना चाहिए, इवन दो आप एक्चुअली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपको पता है ना भाई, अगर हाफ हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही फ्रैक्शन आएगा, या तो हाफ या 1/4 ऐसा ही कुछ फ्रैक्शन आएगा, है ना। उसके अलावा आने के चांसेस बहुत कम है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो आप। हमारे पास में क्या होता है, v = √2gh होता है। स्पीड को अगर मैं आधा कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हाइट 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट 1/4 हो जाएगा तो आपका 64/4 16 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40-50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। रिस्क आपका मैनेज्ड है, तो आप तुक्का यहां पर मार सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल में कैसे तुक्का मारे। न्यूमेरिकल में आप तभी तुक्का मारो जब आपका रिस्क मैनेज्ड है, आपको लग रहा है कि ये आप एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन के इक्विवेलेंट आप उसको देख रहे हो, तभी आपको तुक्का मारना चाहिए। राइट, आओ क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको नहीं आता आप 2 ऑप्शन लिटरली आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह में दिक्कत आता है, ठीक है, लेकिन भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो आपको पता है ना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसके एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना चाहिए ना भाई। इतना तो सब कॉमन सेंस वाली बात है। आप देखो आपके 4 जो ऑप्शन है, 4 जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में F = QE दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में QV दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो ये तो होने के चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे मैग्नेटिक फोर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपको QE दिया हुआ है और लास्ट ऑप्शन में तो हद कर दिया, QB दे दिया। QB भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैग्नेटिक कहां से आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, तो QB तो हो ही नहीं सकता, है ना। Q × इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q × मैग्नेटिक फील्ड कहां से हो जाएगा। तो आप यहां पर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, इन 2 में से आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, इन 2 में से A और C में से आप जो है तुक्का यहां पर मार सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर जो बात समझ में आ रही है? तो आपका रिस्क क्या है, थोड़ा सा मैनेज हो गया। 50-50 चांस है आपका आंसर सही होने का, 50% चांस है आपका आंसर सही होने का।
और अगर आपको F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी पता है फिर तो काम आसान ही हो गया, फिर तो एक ही ऑप्शन बच रहा है वहां पे, ठीक है, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ऑप्शन सी ही बच रहा है। तो अगर आपको वो पता है फिर तो काम आसान ही हो गया, बट अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मैग्नेटिक वाले को छोड़ भी दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होते हैं, मैग्नेटिज्म तक उनकी हवा टाइट हो जाती है, वो सिलेबस छोड़ के जाते हैं, तो उस केसेस में आप ऐसे तुक्का मार सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट 50% चांस है सही होने का। वही बात है, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना, बॉल छोड़ के तो कभी रन नहीं बना आपका, राइट। आओ क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, यहां पर हम इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। आप देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिना क्वेश्चन पढ़े अगर आपको मैं पूछूं कि भाई ऐसा 2 ऑप्शन बता जिसमें आंसर होने के चांसेस हैं, आपके भी अंदर से आएगा कि भैया ये टी और टी स्क्वायर के चांसेस बहुत कम है, ये जो आपका टी टू द पावर 2/3 और टी टू द पावर 3/2 है, इसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। ये बेसिक सी बात है, आप सोचते नहीं हो ऐसे। भाई देखो 4 ऑप्शन है, एक टी है, एक टी स्क्वायर है, एक है टी टू द पावर 2/3 एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन है, एक है टी टू द पावर 3/2 एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन है। कभी भी ऐसा स्पेसिफिक फ्रैक्शन आ जाए तो चांसेस उसके होने के ज्यादा होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप टीचर के एंगल से सोचो, जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसने ऑप्शंस डाला, उसने ये इतना स्पेसिफिक 2/3 और 3/2 क्यों डाला? बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इनमें आंसर होगा। तो आप ए और बी में, ए और सी में से तुक्का मत मारो, आप बी और डी में से तुक्का मारो, चांसेस आपके ज्यादा है सही होने के। देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें 10 में से मिनिमम 2 सवाल सही करने हैं, 8 गलत भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 सही होगा तो 8 नंबर, 8 गलत होगा तो -8, नील रहेगा आपका स्कोर। जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आते हैं वो तो करो, जो छोड़ रहे हो वहां अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो 10 में से मिनिमम 2 सही होना चाहिए, मतलब आपकी तुक्का एक्यूरेसी 20% एटलीस्ट होनी चाहिए, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सको। इसके ऊपर सब कुछ चलेगा, इसके ऊपर सब कुछ चलेगा। तो यहां पर बी और डी में किसी भी एक ऑप्शन पे आप हाथ रखो, उसके सही होने के चांसेस 20% से बहुत ज्यादा है, 40% के आसपास है, तो आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि आपको फील आ रहा है कि इनमें आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, इनमें आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको तुक्का मारना है, बी और डी में से तुक्का मारो, राइट। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है डी, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, आप लोग चेकआउट कर लेना। करेक्ट आंसर डी दिया हुआ है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो यहां पर, बहुत बढ़िया गेसवर्क करेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है स्ट्रक्चर वगैरह में, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज पे हम कैसे इसको कर सकते हैं। मैंने कैसे किया, मैं जब ये क्वेश्चन देखा ना, मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूं। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली, मेरे को इतना पता है कि भाई लीनियर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ये सब कब आता है, किस केसेस में आता है, कितने लोन पेयर चाहिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उतना मेरे को डिटेल नॉलेज नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि भैया एक लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर आता है, शायद एसपी में आता होगा शायद, एक होता है ट्रायगोनल प्लेनर, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है जो आता है SP2 में। ऑब्वियसली बात है, मैं कोई केमिस्ट्री का टीचर थोड़ी हूं, ठीक है, मुझे नहीं आता, बट मैंने इस क्वेश्चन को किया तुक्के से, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं मैं कैसे सोचा। ट्रायगोनल प्लेनर कुछ होता है SP2, फिर हमारा एक तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल है ना, SP3 होता है। फिर आगे हमारे पास में लोन पेयर वगैरह के अकॉर्डिंग स्क्वायर प्लेनर हो जाते हैं, फिर बाइपिरामिडल, ये वो सारी चीजें कहानी आती हैं। तो जितना छोटा होता है उतना लीनियर और ये सब आते हैं, जितने बड़े होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, हमारा आगे का टर्म्स आता है, ठीक है, पेंटागोनल और वो सारी चीजें आती हैं। तो मैंने क्या देखा इस क्वेश्चन में, मैंने देखा भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो कि 3 है, राइट हैंड साइड में लिस्ट 2 में जो 3 है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसकी मैचिंग किसी भारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से होनी चाहिए। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो मेरे को फील आया कि इसकी मैचिंग या तो सी के साथ होगी या तो डी के साथ होगी, क्योंकि सी और डी भारी है ना, ClF5 और IF7 ये दोनों भारी हैं। तो मुझे ये समझ आ गया कि सी और डी की मैचिंग 3 के साथ होनी चाहिए, या तो सी की होगी या तो डी की होगी, फॉर श्योर फील आ गया मेरे को। अब अगर सी और डी की मैचिंग, अब आप देखो ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD, मैं कह रहा हूं सी और डी, लिस्ट 1 में से सी या फिर डी की मैचिंग लिस्ट 2 में से 3 के साथ होगी, ठीक है। तो मैं अगर देखता हूं ऑप्शन ए को, तो आप देखो डी की मैचिंग हो रही है 3 के साथ, और अगर मैं देखता हूं ऑप्शन बी को, तो सी की मैचिंग हो रही है 3 के साथ। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ना सी की मैचिंग डी के साथ है, ना डी की मैचिंग 3 के साथ है। तो ये दोनों ऑप्शन ही होने के चांसेस नहीं है, या तो सी की मैचिंग 3 के साथ होगी या डी की मैचिंग 3 के साथ होगी, यस और नो। ऑप्शन सी और डी में ना सी की मैचिंग
3 के साथ है, ना डी की मैचिंग 3 के साथ है, दोनों की ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पेंटागोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर के ही होने के चांसेस है। इतना तो फील है, इतना तो बेसिक थोड़ा बहुत सेंस है। तो बचा ए और बी। अब ए और बी में से आप अगर ध्यान से देखोगे कि भैया सबसे सिंपलर कौन सा है, आईसीएल, उसकी लीनियर होने के चांसेस है, सबसे सिंपलर है ना, ये लीनियर होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर आपको फील आ रहा है तो ए का मैचिंग 4 होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, सिंपलर है ना, सिंपलर है तो फिर टी शेप वगैरह होने के चांसेस कम है, तो सबसे छोटा है वो लीनियर होता है, ठीक है, ए का मैचिंग 4 के साथ। तो ऑप्शन ए को आप यहां पर तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपने यहां पर भी बटोर लिए। इस तरीके से मैंने तुक्का मारा इस क्वेश्चन में। लिटरली मुझे इतनी नॉलेज है जितना मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी अगर इतनी नॉलेज है तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हो ना, बस वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में नहीं होता है, वो लाओ बस आप। जरूरी नहीं है हर एक को आपको पूरा चेक करना है, पूरी नॉलेज हो, आधी अधूरी नॉलेज है ना, कोई बात नहीं, जितनी नॉलेज है कोई बात नहीं। दिख रहा है कि भाई आईसीएल सिंपल है तो वो लीनियर होने के चांसेस है, ए की मैचिंग 4 के साथ ज्यादा चांसेस है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल 3 है तो वो कॉम्प्लेक्स के साथ मैचिंग होगा, सी या फिर डी के साथ मैचिंग होगा, तो वो मुझे ऑप्शन ए और बी में ही दिख रहा था। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, उसमें मेरे सारे इंट्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत डीप लेवल बात बोल रहा हूं, हर बच्चे को शायद समझ में भी ना आए, जिसको समझ आ रहा है लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्रश के साथ में, ठीक है। जिन भी लोगों को आप चाहते हो कि वो भी ये सीखे, जेन्युइन चीजें सीखे और आपके साथ अच्छे एनआईटीज जाए, उन लोगों के साथ में शेयर करो इस वीडियो को, अपने पास शेयर करके रखो, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में या फिर कहीं ना कहीं आप शेयर करके रखो, जिससे कि आप इसको बाद में एग्जाम के पहले रिकॉल कर सको, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तुक्का मारना है। अगर आपको कभी भी 4 में से 2 ऑप्शन एक जैसे दिखते हो उसमें आप तुक्का मारो। इसमें अगर आपको तुक्का मारना, आप क्या तुक्का मारोगे, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये जो 4 ऑप्शन है हमारे पास में ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखो एक जैसे दिख रहे हैं। प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक में अमोनियम सल्फेट है, एक में फेरस सल्फेट है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं। तो कभी भी 4 में से कोई 2 ऑप्शन एकदम सेम दिखे उसमें आपको तुक्का मारना है, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी समझो, जो टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया, जिसने ऑप्शंस बनाया, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो आपको यहां पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक जैसे दिया है, उसमें वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। सो आंसर सी और डी में से होने के चांसेस ज्यादा हैं, सी और डी में से आंसर होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे यहां पर भी आप देखो, ये दोनों एक जैसे थे, वो आपको इन दोनों में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा था, यहां पे वो सी और डी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा था। तो आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है। आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है वो 20% से ज्यादा आपको फील आएगी, चाहे आप सी को तुक्का लगाओ चाहे आप डी को तुक्का लगाओ, दोनों में आपको फील होगा कि हाँ 35 to 40% चांस है सही होने का, और ए और बी के चांसेस बहुत कम है, 5-10% चांस है, ठीक है। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है डी, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है डी। 50-50 चांस या ऑलमोस्ट 40% चांस मैं बोलता हूं, 50-50 ना भी बोलूं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ए और बी सही हो, कभी कभी हो सकता है, बट यहां पे नहीं है। 40% चांस मैं कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि हमने श्योर शॉट एलिमिनेट नहीं किया ए और बी को। अगर हम श्योर शॉट एलिमिनेट करते तो हम कहते सी और डी के 50-50 चांस है, बट श्योर शॉट नहीं किया, इसलिए हम 40% एक्यूरेसी मान रहे हैं अपने क्वेश्चन के सही होने की। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, सिंपल है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। आपके पास में टोटल 5 कंपाउंड्स है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको इसमें से कुछ कंडीशन दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, 5 कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें से कौन कौन है जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, 5 अगर दिया हुआ है तो 5 में आपके जो ऑप्शंस है ना, आपके जो ऑप्शंस है उसमें से आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। देखो 5 में से 3 होने के चांसेस हैं, 5 में से 4 होने के चांसेस हैं, 5 में से सिर्फ 1 और सिर्फ 2 इनके चांसेस कम हैं, ठीक है। देखो 5 है ना, तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, अगर 5 है तो पॉसिबल आंसर्स हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ये पॉसिबल आंसर्स है। या तो पांचों नहीं सेटिस्फाई करेगा या 5 के 5 करेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कोने वाले वैल्यूज कम होते हैं। 0 तो देखो वैसे ही नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो 0 तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4 5, तो कोने वाले वैल्यूज 1 और 2 के चांसेस बहुत कम है, 5 के चांसेस बहुत कम है, 4 के चांसेस कम है, फिर भी थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा सा फील आ रहा है शायद हो सकता है, लेकिन 3 के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि 5 तो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए, कुछ सेटिस्फाई करेंगे कुछ सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वही तो अल्टीमेट पर्पस है ना क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पर्पस क्या है? क्वेश्चन का पर्पस है कि आप कुछ सीखो। आप सीखोगे कब? जब आप सारे चेक करोगे, सारे चेक करोगे तो उसमें से कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे। अगर सारे ही ना निकले मजा खत्म हो जाता है, सारे निकल जाए तो भी मजा खत्म हो जाता है। कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे, तो सिर्फ एक ही निकले चांसेस कम है, सिर्फ 2 ही निकले चांसेस कम है, क्योंकि 5 कंपाउंड है तो 3 के चांसेस परफेक्ट बैठ रहे हैं,
ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2 हो नहीं सकता, हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी की बात है, फील की बात है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 3 इज द बेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने के लिए। 5 में से 4 भी थोड़ा सा हायर साइड में जा रहा है, बट स्टिल हो सकता है। 5 में 5 के चांसेस कम है। तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज आप अच्छा 5 में 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 5 में 5 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो 5 तो वैसे ही हट गया। आपके ऑप्शंस में क्या है? 1 2 3 4 ही है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। 5 टोटल कंपाउंड्स हैं, उसमें से 3 को गेस वर्क करना सबसे बेस्ट समझदारी वाला यहाँ पर ऑप्शन है। 1 2 के चांसेस कम लग रहे हैं, 1 के तो बहुत कम लग रहे हैं, और 4 भी अब कम लग रहा है क्योंकि 5 ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप फील कर सकते हो कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही अपने को दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार 20% से ऊपर एक्यूरेसी है, आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि अगर आपने 10 में से 2 भी सही किया तो आपका स्कोर नील रहता है। और अगर आप इस तरीके से रिस्क मैनेज करके तुक्का लगाओ तो आप आराम से 10 में से 4-5 सही कर लोगे, तो आपके स्कोर ओवरऑल बढ़ते, जो नेगेटिव हुआ उससे ज्यादा आपका पॉजिटिव हो जाता है, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन आप देख लो यार, आप हंसोगे यार खुद पे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्यों? उनको लगता है भाई नॉलेज नहीं है, लगता है उनको नॉलेज नहीं है। अब एक बार ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है द व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड। समझ में नहीं आया होगा आपको, हो सकता है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया मान लो। अब उसका रीजन दिया हुआ है, ठीक है। इट इज अ कस्टम। बेहुदा सा आपको नहीं लग रहा, इट इज अ कस्टम, कैजुअल सा नहीं लग रहा आपको, बस थोड़ा सा फील करो। टू अलर्ट अदर व्हीकल्स, थोड़ा कैजुअल नहीं लग रहा आपको। ऑप्शन सी आप देखो, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। इसमें कुछ वजन नहीं लग रही है आपको कि प्रिवेंट स्पार्किंग, और इतनी लंबी कहानी दी हुई है, टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू कंडक्ट एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। इवन तो आपको उतना मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी एक अंदर से फील तो आ रही है ना कि बेटा ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सी में कुछ बढ़िया इंग्लिश झाड़ा है, लग रहा है कि आंसर है, कुछ लॉजिक है, कुछ बात में दम है। और ऑप्शन डी आप देखो, टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग डर्ट फ्रॉम ग्राउंड। कितना बेहुदा सा नहीं लग रहा है ना, सिंपल सा नहीं लग रहा कि भाई गंदगी से बचाने के लिए, बड़ा सिंपल। एक तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, इस चारों स्टेटमेंट में आपको सिर्फ ऑप्शन सी में फील आ रही है। तो क्या आपका दिल नहीं बोल रहा कि ऑप्शन सी के तुक्का लगाने की एक्यूरेसी 20% से बहुत ज्यादा है? 60 to 70% चांस है, कम से कम 80% चांस मेरे को तो फील आ रहा है ऑप्शन सी के होने की। फिर भी अगर आपको 60-70% चांस भी लगता है तो आपको तुक्का मारना चाहिए। ए और बी और डी के चांसेस बहुत कम है, 5-10% चांस है। प्रोबेबिलिटी आप फील करो, 5% चांस है ए होने का, 7-8% चांस है बी होने का, 10-12% चांस है डी होने का, बाकी सारे चांसेस जो है वो ऑप्शन सी का है। तो आपको यहां पर ऑप्शन सी को तुक्का लगाना चाहिए। 4 नंबर हमने यहां पर फिर से बटोर लिए विदाउट इवन एक्चुअल नोइंग द कंप्लीट थ्योरी। इस तरीके से कॉन्फिडेंस अगर आप बूस्ट करोगे, आप ये समझोगे कि आपको बॉल छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे, तब आप इस प्रोसेस में आ जाते हो, ठीक है। और जो आपके एक डर रहता है ना कि भाई क्या होगा कैसे होगा, तो वो जब तक आप कोर्स में एनरोल करके मेरे को देखोगे नहीं ना कहीं आपके मन में वो डर रहेगा। कोर्स में मैं A to Z सारे ट्रिक्स कवर करता हूं जो लेटेस्ट ट्रेंड पे लग रहे हैं, सारे शिफ्ट्स में कवर करता हूं पिछले साल के, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं आपको कैसे कैसे तुक्का मारना होता है एग्जाम में, श्योर शॉट पॉजिटिव नंबर कैसे आते हैं। तो जब आप कोर्स एनरोल करके सारी चीज सीख लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल, फिर आपको एग्जाम में टाइम भी नहीं लगता, आपको पता होता है कैसे कैसे ट्रिक्स लगेंगे। और जो मॉक टेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में कोर्स के साथ में, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो ट्रिक्स की, तो आप एग्जाम से पहले रेडी भी हो जाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में 60 से 80 नंबर अगर आपको बूस्ट करना है कम टाइम के अंदर में, सीरियस वे में, इस कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी इसके अंदर में अपना एनरोलमेंट पूरा करो। चलो बाकी तो बस यही बात है, वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।